नमस्कार दोस्तों, मैं सेठूराम रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। जैसा कि हम पूर्व के लेक्चर में भी जान चुके हैं कि मानव भूगोल में जिन प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है वे सब निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में हैं। हालांकि ये परिवर्तन समय, गति, मात्रा आदि की दृष्टि से भिन्न हो सकता है। साथ ही हमने ये भी जाना था कि यह परिवर्तन वातावरण के किसी एकल तत्व से नहीं बल्कि अनेक तत्वों के संयुक्त प्रभाव से होता है। इस तरह प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के सभी तत्व आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जिससे पार्थिव एकता स्थापित होती है। इतना ही नहीं, स्वयं मनुष्य जो मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो भी निरंतर क्रियाशील रहता है और अपनी पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होता है और साथ ही अपनी बुद्धि और तकनीकी क्षमता के अनुसार उसमें बदलाव लाता है। इस प्रकार मानव भूगोल के तथ्यों की उत्पत्ति, उनके आपस में संबंध और मानव की वातावरण से अंतःक्रिया के आधार पर मानव भूगोल के अध्ययन को अधिक सार्थक बनाने के लिए मानव भूगोल में 3 मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। पहला, क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, जिसके बारे में हम अन्य वीडियो लेक्चर में विस्तार पूर्वक सीख चुके हैं। दूसरा सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत, जो आज का हमारे अध्ययन का मुख्य विषय है। और तीसरा सिद्धांत है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। तो आइए आज हम सीखते हैं पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत के बारे में। पार्थिव एकता का सिद्धांत हमें इन बातों का बोध कराता है कि संसार में विद्यमान सभी तत्व, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो मानवीय हो, जड़ हो या चेतन हो, ये सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंध रखते हैं और एक दूसरे पे निर्भर है। कोई भी तत्व एकल नहीं है, एकाकी नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। पर्यावरण के सभी तत्व आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी भी क्षेत्र का कोई भी प्राकृतिक या सांस्कृतिक भूदृश्य अनेक या सभी तत्वों के सम्मिलित प्रभाव से अस्तित्व में आता है। मानव भूगोल के सभी तत्व या तथ्य अंतर संबंधित है, यानी एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। किसी एक तत्व के अध्ययन के लिए उन सभी तत्वों का अध्ययन करना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है, जो उसको प्रभावित करते हैं, उसको अस्तित्व में लाते हैं। इस प्रकार पार्थिव एकता के सिद्धांत के अंतर्गत इन बातों पर जोर दिया जाता है या इन बातों का बोध होता है कि हमारे प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के सभी तत्व आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं और जिनसे पार्थिव एकता स्थापित होती है। अब हम प्रमुख मानव भूगोलवेताओं के पार्थिव एकता या अंतर संबंधता के सिद्धांत पर दिए गए विचारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल, जिसे मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, उनके विचारों को जानेंगे। इन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत को प्रमुखता दी, उसे प्रमुखता से आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि संपूर्ण विश्व के सभी भूदृश्य, चाहे वो प्राकृतिक हो या सांस्कृतिक, उनको स्वतंत्र तत्वों के रूप में नहीं मानते बल्कि अंतर संबंधित मानते हैं। यानी कहने का मतलब, चाहे किसी भी प्रकार का भूदृश्य हो, वो एकल तत्वों से मिलकर नहीं बना बल्कि बहुत सारे तत्वों का उसको बनाने में योगदान रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक वातावरण के तत्व हो या प्राकृतिक वातावरण के तत्व हों। उनके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं में एक भौतिक दशाओं का योग है।
इस तरीके से जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजल ने अपने विचारों से पार्थिव एकता के सिद्धांत को प्रमुखता दी। फ्रेडरिक रेडजल के पश्चात उनकी शिष्या अमेरिकन भूगोलवेत्ता कुमारी सैंपुल ने भी पार्थिव एकता या अंतर संबंधता के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन उस भूमि को जिस पर वह हल जोतता है या यात्रा एवं पर्यटन करता है या उस समुद्र को जिससे होकर वह व्यापार करता है को अलग करके अध्ययन नहीं किया जा सकता। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे भूतल हो या समुद्री भूभाग जिसका भिन्न भिन्न रूपों में मनुष्य उपयोग कर रहा है उसको अलग अलग बांट करके अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि वो भूदृश्य चाहे वो सांस्कृतिक हो या प्राकृतिक, वो संपूर्ण भूदृश्य एक तत्व के कारण नहीं बल्कि अनेक तत्वों के संयुक्त प्रभाव से वह अस्तित्व में आया है। इस प्रकार सैंपुल का मानना है कि पर्यावरण के सभी तत्व एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके पश्चात विडाल डी ला ब्लाश, जिन्होंने पार्थिव एकता का सिद्धांत प्रतिपादन किया या जिन्हें पार्थिव एकता के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है, उनके अनुसार समस्त भौगोलिक विकास में पार्थिव एकता का विचार महत्वपूर्ण है। उनके शब्दों में कहें तो मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं, जिनके द्वारा ही उनकी व्याख्या संभव है। सभी तथ्य पर्यावरण से संबंधित हैं तथा भौतिक दशाओं का मिश्रण है। आप देख सकते हैं लाल अक्षरों में लिखी हुई पंक्तियों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ब्लास महोदय क्या कहना चाहते हैं कि मानव भूगोल के जो भी तत्व हैं या तथ्य हैं वे एक दूसरे से संबंध रखते हैं और उनसे पार्थिव एकता स्थापित होती है और उन्हीं तथ्यों के द्वारा मानव भूगोल की व्याख्या की जा सकती है। ये सभी तथ्य पर्यावरण से संबंधित हैं और स्वयं में अब भौतिक दशाओं का योग है या मिश्रण है। इसके पश्चात ब्लास महोदय के शिष्य जीन ब्रून्स ने भी अनोन्य क्रिया या अंतर संबंध पर विचार प्रस्तुत किया। उनके अनोन्य क्रिया या अंतर संबंध पर प्रस्तुत किए गए ये विचार ब्लास से ही प्राप्त हुए थे। ब्रून्स के अनुसार भौगोलिक परिघटना चाहे वो भौतिक हो या सांस्कृतिक, दोनों में निकट का संबंध होता है और उनके अनेक संयोजनों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस तरीके से ब्रून्स महोदय ने भी कोई भी भौगोलिक परिघटना या कोई भी भूदृश्य या जिसे चाहे वो भौतिक हो या सांस्कृतिक हो या प्राकृतिक कहें या उसे मानवीय भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से वो सभी परिघटनाएं, सभी भूदृश्य, सभी तत्व एक दूसरे से आपस में निकट का संबंध रखते हैं और गहरा संबंध रखते हैं और इसलिए उन भूदृश्यों या उन तत्वों के संयोजन का अध्ययन किया जाना चाहिए। आपसी अंतर संबंधता का अध्ययन किया जाना बेहद जरूरी है, न कि उनको स्वतंत्र या एकाकी रूप में हम अध्ययन करें, बल्कि उनकी एक दूसरे की निर्भरता या एक दूसरे पर उनकी निर्भरता या अंतर संबंधता का या उनकी अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। जीन ब्रून्स महोदय के पश्चात अमेरिकन भूगोलवेत्ता हंटिंगटन ने भी भौतिक दशाओं की अंतर क्रियाओं का तथा मानवीय क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या की है। उनके शब्दों के अनुसार हम देखें तो भौगोलिक पर्यावरण के सभी तत्व एक दूसरे से प्रभावित तथा संबंधित है। यानी भौगोलिक पर्यावरण जिसमें भौतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व दोनों तरीके के तत्व शामिल हैं, ये सभी तत्व एक दूसरे से प्रभावित हैं तथा एक दूसरे से गहरा संबंध भी रखते हैं। एक तत्व को हमें यदि समझना है तो हमें उन तत्वों को भी महत्व देना होगा जो तत्व उसको अस्तित्व में लाते हैं। सीधा कहने का मतलब यह है कि कोई भी तत्व एकाकी नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे के संयुक्त प्रभाव से ही
एक तत्व अस्तित्व में आता है और उस तत्व के प्रभाव से दूसरा तत्व अस्तित्व में आता है। इस तरीके से सभी तत्व आपस में अंतर संबंधता रखते हुए, निर्भरता रखते हुए एक दूसरे के अस्तित्व, उद्भव और विकास का कारण बनते हैं। पार्थिव एकता सार्वभौमिक सत्य है, यानी पार्थिव एकता जो है एक सनातन सत्य है, यानी इसको जुठलाया नहीं जा सकता। ये भूतल के सभी तत्वों में, चाहे वो प्राकृतिक पर्यावरण का तत्व हो या सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व हो, वे सभी तत्व एक दूसरे से घनिष्ठता रखते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व और विकास का कारण बनते हैं। इस तरीके से उनके संयुक्त प्रभाव से या एक दूसरे की अंतर संबंधता से पार्थिव एकता स्थापित होती है। और ये पार्थिव एकता सार्वभौमिक है, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें दिखाई पड़ती है। हर स्थान और समय पर यह विद्यमान होती है, यानी ब्रह्मांड से लेकर भूतल के सभी तत्वों में यह अद्भुत संबंधता होती है। आप देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में भी मौजूद सभी ग्रह, आकाशगंगाएं, उपग्रह आदि सभी तरीके के जो पिंड हैं उनमें एक अद्भुत संबंधता पाई जाती है। वहां भी एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उन्हें एक दूसरे की तरफ आकर्षित करती है, एक दूसरे को में संतुलन स्थापित करती है। इस सिद्धांत को हमें और अधिक स्पष्टता से समझने के लिए कुछ उदाहरणों को समझना होगा, या कुछ उदाहरण हम आगे देखेंगे। सबसे पहले पर्वत और नदियां धरातल पर भिन्न दिखाई देती हैं। जैसा कि हम महसूस कर सकते हैं, पर्वत एक अलग तत्व है, नदियां एक अलग तत्व है। बेशक ये एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ती हों, लेकिन इनकी उत्पत्ति और विकास का आपस में गहरा संबंध है। वो कैसे है देखिएगा। जैसे पर्वत नदियों के उद्गम स्थल होते हैं, ये बात भी हमें स्वीकार करनी होगी, क्योंकि अधिकांश नदियां, या यूं कहें सभी नदियां ऊंचाई वाले भागों से निकलकर आती हैं, और ऊंचाई वाले भागों में सबसे आदर्श उदाहरण है पर्वत। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सभी नदियों का उद्गम स्थल पर्वत होते हैं। बिल्कुल सत्य है ये बात। लेकिन ये बात भी सत्य है कि संसार के सभी वलित पर्वत या मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नतियों में, प्राचीन जो गहरी सक्रिय खाइयां बनी थी विवर्तनिक घटनाओं के कारण, उन गहरी सक्रिय खाइयों को भूसन्नति करार दिया, और उस भूसन्नतियों में मलबा जमा होने और उस मलबे के संपीड़न के कारण वलित हो जाने से संसार के सभी मोड़दार या वलित पर्वत बने। और आप देखिएगा इन भूसन्नतियों में जो मलबा जमा करने का कार्य हजारों वर्षों तक किसने किया? नदियों ने किया। तो इस तरीके से आप देखिए, एक तरफ पर्वत नदियों का उद्गम स्थल है, उनको उनकी उत्पत्ति और विकास का कारण बनता है। दूसरी तरफ नदियों का भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में संसार के वलित पर्वतों की उत्पत्ति में अपना योगदान रहा है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि वायुमंडलीय दशाएं ये सूर्य ताप से नियंत्रित होती हैं, क्योंकि धरती पे या भूतल पे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। तो वायुमंडलीय दशाएं सूर्य ताप से नियंत्रित होती हैं, तथा ये वायुमंडलीय दशाएं एक दूसरे से गहरा संबंध भी रखती हैं। भूतल पर तापमान के असमान वितरण से, भूतल पे तापमान का असमान वितरण जो है वो सूर्य तप के असमान वितरण के कारण होता है, क्योंकि जब सूर्य तप का वितरण ही असमान है तो भूतल पे निश्चित तौर पे तापमान का वितरण भी असमान होगा, और जब तापमान का वितरण असमान होगा तो उसमें वायुदाब संबंधी भिन्नता भी उत्पन्न होगी, क्योंकि तापमान और वायुदाब में उलट संबंध देखने को मिलते हैं। जब तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, और जब तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा, और वायुदाब में भिन्नता के कारण पवनों का उत्पन्न होना या उनका चलना, चक्रवात, मानसूनी पवने, रेतीला तूफान
आदि कई तरह की वायुमंडलीय दशाएं उत्पन्न होती हैं। तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि एक सूर्यता जो वायुमंडलीय दशाएं जिससे नियंत्रित होती हैं, ये सभी वायुमंडलीय दशाएं एक दूसरे के अंतर संबंध का कारण बनती हैं या एक दूसरे से अंतर संबंधता रखती। इतना ही नहीं, हिमपात, कोहरा, ओस, ओला आदि वायुमंडलीय दशाओं का भी तापमान से गहरा संबंध होता है। वर्षा एवं वाष्पीकरण की क्रियाएं भी तापमान, वायुदाब और पवनों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम है। आप समझ सकते हैं कि तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर भी अधिक होगी, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण की दर भी कम होगी। इस तरीके से इन सभी प्रकार की वायुमंडलीय दशाएं जो हैं, ये वायुमंडलीय दशाएं भी एकल अथवा स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे से अंतर संबंध रखती है। अब हम देखते हैं मृदा के निर्माण एवं विकास। एक तीसरा उदाहरण है, मृदा का निर्माण एवं विकास में जलवायु, उच्चावच और वनस्पति का मुख्य रूप से प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये सभी जो कारक हैं, जहां तक जलवायु की बात करें या उच्चावच है या वनस्पति है, ये संयुक्त रूप से मृदा के संगठन को, उसकी संरचना को, उसके रंग को, उसकी संरंध्रता को, उसकी उपजाऊपन को निर्धारित करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। जबकि अब देखिएगा, जो वनस्पति उस मृदा के रंग को या उसके उपजाऊपन को निर्धारित करती है, उसी वनस्पति को मृदा द्वारा पोषण प्राप्त होता है। तथा मृदा की प्रकृति तापमान एवं वायुदाब संबंधी भिन्नता भी उत्पन्न करती है। अब देखिएगा, वो जलवायु जो मृदा के निर्माण एवं विकास में भागीदार बनती है, उसी जलवायु को एक मृदा की प्रकृति भी प्रभावित करती है। यानी मृदा बलुई है या काली मिट्टी है, काले रंग की है, वो उस मृदा की प्रकृति भी तापमान को या वायुदाब संबंधी दशाओं में भिन्नता उत्पन्न करती है। इस तरीके से आपने देखा कि चाहे वो प्राकृतिक वातावरण के सभी तत्व एक दूसरे के अस्तित्व का या उसके विकास का कारण बनते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं उच्चावच या भूआकृतियों का प्रभाव। उच्चावच कहें या भूआकृतियां का प्रभाव निश्चित ही वर्षा, तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा आदि वायुमंडलीय दशाओं पर होता है। हम महसूस कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, क्योंकि धरातल पर या भूतल पर मौजूद तरह तरह की भूआकृतियों का प्रभाव निश्चित तौर पे वर्षा की मात्रा पे आप देख सकते हैं कि जहां ऊंचे पहाड़ी भूभाग हैं और जो हवाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, खास करके मानसूनी पवनों या नमी से युक्त हवाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, वो पर्वत ज्यादा मात्रा में उन पवनों से वर्षा करवाने में सक्षम होते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे कि उच्चावच का किस तरीके से तापमान पे प्रभाव होता है, या यूं कहें कि उच्चावच किस तरीके से तापमान को कैसे कम ज्यादा करता है या उसको प्रभावित करता है। क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, तो ऊंचे भूभागों पे, उनके शिखर वाले भागों पे तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। इसी तरीके से तापमान, और जैसा कि हमने सीखा है कि तापमान और वायुदाब में उलट संबंध देखने को मिलता है, तो तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। इसी तरीके से भूआकृतियां पवनों की दिशा और उनकी कुछ अंशों में गति को भी प्रभावित करती है। यदि जिस दिशा में पवन बह रही है और उसके मार्ग में यदि क्षैतिज रूप में ऊंची पर्वत श्रेणी है, तो निश्चित तौर पे वो उस पवन की दिशा उस पर्वत श्रेणी से प्रभावित होगी या डाइवर्ट होगी। तो ये हम समझ सकते हैं कि भूआकृतियों का किस तरीके से वायुमंडलीय दशाओं पर प्रभाव होता है। जबकि जलवायु
भूआकृतियों के जन्म का कारण बनती है, या यूं कहें कि जलवायु भी भूआकृतियों को प्रभावित करती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भौतिक तत्व आपस में अंतर संबंध रखते हैं, एक दूसरे से गहरा संबंध या नजदीकी का संबंध रखते हैं, जिससे पार्थिव एकता स्थापित होती है। एक अन्य उदाहरण है वनस्पति की उत्पत्ति। वनस्पति की उत्पत्ति मृदा, उच्चावच एवं जलवायु पर निर्भर करती है, जबकि वही वनस्पति मृदा को रंग, ह्यूमस प्रदान करती है, उसको जैविक तत्व प्रदान करती है, जबकि तापमान व आर्द्रता आदि जलवायु दशाओं में भी अंतर उत्पन्न करती है। हम जानते हैं, हम समझते हैं कि जिन प्रदेशों में अधिक वनस्पति आवरण होगा वहां अपेक्षाकृत तापमान कम होगा, जलवायु अपेक्षाकृत सम होगी। इसी तरीके से वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा भी अधिक होगी। इस तरीके से ये सभी तत्व एक दूसरे से अंतर संबंधता रखते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व विकास का कारण बनते हैं। यह अंतर संबंधता या पार्थिव एकता प्राकृतिक तत्वों में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक तत्वों में भी पाई जाती है। सांस्कृतिक तत्वों में भी आपसी अंतर्निर्भरता होती है और सांस्कृतिक और प्राकृतिक तत्वों में भी आपसी अंतर्निर्भरता होती है। हम जहां तक मनुष्य का उदाहरण लें, जो एक मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, वो भी अपने प्राकृतिक पर्यावरण से इंटरेक्शन करता है, अन्य क्रिया करता है, उससे अंतर संबंध स्थापित करता है। मनुष्य को उस अपने आसपास के पर्यावरण की दशाएं प्रभावित करती हैं, लेकिन इतना ही नहीं कि मनुष्य उस पर्यावरणीय दशाओं से सिर्फ प्रभावित ही होता है, वह अपनी कौशल के द्वारा, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी तकनीकी दक्षता के अनुसार उस पर्यावरण में जितना वो कर सकता है, जितना उसमें क्षमता है, उसके हिसाब से उसमें बदलाव भी करता रहता है। इस तरीके से मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से इंटरेक्शन करके, अन्योन्य क्रिया करके उसमें बदलाव लाता है और एक नए भूदृश्य का निर्माण करता है, जिसमें मौजूद तत्वों को सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है और उस भूदृश्य को हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। यदि हम जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को मानचित्र में देखें या उसका अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होता है, हमें समझ में आता है कि मनुष्य और भौगोलिक पर्यावरण के तत्व आपस में गहरा संबंध रखते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण हम समझेंगे कि जनसंख्या के वितरण तथा उसके घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु, जल, मृदा, खनन, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण आदि भौतिक तथा मानवीय तत्वों का प्रभाव होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि उच्चावच का किस तरीके से प्रभाव होता है। मोटे तौर पे देखें तो उच्चावच को हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों को, खासकर जो है पर्वत, पठार और मैदान। हम ये भी जानते हैं कि मैदानी भूभाग जो है वो अपेक्षाकृत समतल होते हैं, या यूं कहें कि वो समतल होते हैं और वो वहां कृषि क्रियाएं, परिवहन मार्गों का विकास और औद्योगिक विकास करना बेहद आसान है और इनके विकास की दृष्टि से आदर्श स्थिति रखते हैं। लेकिन यही बात हम यदि पर्वतों और पठारी भूभागों के बारे में करें तो वहां पर्वत और पठारी भूभागों पर कृषि करना इतना आसान नहीं है, या यूं कहें कि कृषि की दृष्टि से अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। जबकि परिवहन मार्गों का विकास करना या औद्योगिक विकास करना ये भी कठिन और अनार्थिक भी हो सकता है। यानी अनार्थिक
मतलब निवेश से, लाभ से कहीं ज्यादा निवेश करना। जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में प्रमुख कारक है जलवायु। आप समझते हैं कि संसार के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। कहीं शीत जलवायु तो कहीं उष्ण जलवायु, कहीं शुष्क जलवायु तो कहीं आर्द्र जलवायु। लेकिन शीतोष्ण तथा समुद्र तटीय जलवायु मानव निवास के लिए सबसे आदर्श है, सबसे उत्तम है। जबकि आप देखेंगे अति शीत प्रदेश, चाहे वो ध्रुवीय प्रदेश हो या ऊंचे पर्वतीय प्रदेश जहां अति शीतल जलवायु पाई जाती है, वो मानव निवास के अनुकूल नहीं है। आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि बर्फीला महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, वहां अपनी शीत जलवायु के कारण हमेशा हिमाच्छादित रहता है और मानव निवास के लिए वहां अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। इसी तरीके से संसार के उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय भूभागों में या मरुस्थलीय भागों में शुष्क जलवायु पाई जाती है, यानी तापमान अधिक और वर्षा की मात्रा बेहद कम। हमें यह भी समझ में आता है कि संसार के जो मरुस्थलीय भूभाग हैं, खासकर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय भूभाग, वो आज भी जनसंख्या की दृष्टि से न्यून घनत्व रखते हैं। चाहे वो सहारा का मरुस्थल हो, चाहे वो बात करें अरब प्रायद्वीप के मरुस्थल हो, ये सभी मरुस्थलीय भूभाग अपनी शुष्क जलवायु के कारण, जिसमें तापमान अधिक होते हैं और वर्षा की मात्रा बेहद कम होती है, के कारण जनसंख्या को आकर्षित नहीं कर पाते। इसी तरीके से अति उष्ण आर्द्र जलवायु भी मानव निवास के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि संसार के उष्ण आर्द्र जलवायु वाले जो भाग हैं, खासकर भूमध्य रेखीय भूभाग जहां साल भर उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, वह जलवायु भी मानव निवास के लिए अनुकूल नहीं है। इसी तरीके से तीसरा जो भौतिक कारक है जो जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करता है, वो है जल या जल की प्राप्ति। हम समझ सकते हैं कि जल के बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारा मतलब संपूर्ण जीव जगत का अस्तित्व संभव नहीं है। जल है तो कल है। जल के उपयोग भी हम भली भांति समझते हैं कि उसका प्राथमिक उपयोग है सभी जीवधारियों के लिए पेयजल के रूप में। इसके बाद हमारी जो नित्य क्रियाएं हैं, खासकर मनुष्यों के लिए, कि हम खाना पकाना, नहाना धोना, साफ सफाई, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसका जल का जो उपयोग है वो कृषि कार्यों में, फैक्ट्री प्रक्रियाओं में, परिवहन में, मछली पालन में, अनेक रूपों में जल का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि संसार के वे भाग जहां जल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, या यूं कहें कि आज भी हम विश्व मानचित्र में देखें तो दुनिया के बड़े शहर या तो नदियों के किनारे या झीलों के किनारे या समुद्र तटीय भागों में बसे हुए हैं, क्योंकि जलीय उपलब्धता के कारण। इसी प्रकार अन्य भौतिक कारकों में जो जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं, उनमें है मृदा। मृदा व उसका उपजाऊपन। आप समझ सकते हैं कि संसार के वे भाग जो उपजाऊ मृदा से बने हैं, खासकर नदियों के जलोढ़ मैदान, वो कृषि की दृष्टि से बेहद आदर्श हैं, और उन मैदानों में कृषि कार्यों के कारण
लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है और वे जनसंख्या को भी आकर्षित करते हैं। इसीलिए संसार के प्रमुख नदी मैदान सघन जनसंख्या के केंद्र हैं। ये तो भौतिक कारक हुए जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से मानवीय तत्वों में हम देखें तो खनन है, औद्योगिकीकरण है, नगरीकरण है, ये भी वो कारक हैं जो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण खनिज का खनन होने लगता है तो खनन होने से पहले वो प्रदेश बंजर, वीरान, जहां किसी अन्य प्रकार की सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं थी, लेकिन महत्वपूर्ण खनिज के खनन होने के पश्चात वहां परिवहन मार्गों का विकास होने लगता है। वहां चाहे पानी उपलब्ध ना हो, लेकिन दूर से पाइपलाइनों के माध्यम से वहां पानी पहुंचने लगता है। वहां ढांचागत विकास होने लगता है। वहां तरह तरह के कार्य होने लगते हैं। ये उस खनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप। इस तरीके से उस खनन में जो हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है, उसके कारण वो खनन क्षेत्र धीरे धीरे सघन जनसंख्या का केंद्र बनने लगता है, या यूं कहें कि वहां अधिवास विकसित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम मरुस्थल में स्थित स्वर्ण के खनन क्षेत्र कालगुल्ली और कुलगार्डी, जो किसी समय वीरान और बंजर थे, लेकिन जैसे ही ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में स्वर्ण धातु के निक्षेप हैं और खनन कार्य शुरू हुए, तब से वो क्षेत्र धीरे धीरे एक बड़े अधिवास का रूप लेते जा रहा है। इसी तरीके से औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया भी जनसंख्या को आकर्षित करती है, या यूं कहें जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जो भी बड़े शहर हैं, चाहे मुंबई शहर की बात करें या फिर दिल्ली शहर की बात करें, दुनिया के वे सब बड़े शहर वो सघन जनसंख्या के केंद्र हैं। कारण क्योंकि नगरों में तरह तरह की आधारभूत सुविधाएं पाई जाती हैं। नगरों में जो मुख्य रूप से हम देखें तो बड़े बड़े शहरों में शिक्षा की उन्नत दर्जे की सुविधाएं देखने को मिलती हैं। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, इसके अतिरिक्त रोजगार और भौतिकवादी जीवन शैली, कई प्रकार की वहां पे सुविधाएं होने के कारण वो जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। या यूं कहें कि लोग बड़े शहरों की तरफ, चाहे वो रोजगार की तलाश में या अपने बच्चों के शिक्षा, चिकित्सा या बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए वो शहरों की तरफ गमन कर रहे हैं। इस तरीके से हमने मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत, जिसे अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है, के बारे में जाना। धन्यवाद।